हाँ आइए। तो हिंदी भाषा जो है, इसका हम आपको परिचय करवाते हैं। हिंदी क्या है? भाषा। अब ये कहाँ से बनी, कैसे आई हमारे भारत में, तो हम थोड़ा सा आपको परिचय करवाते हैं। हमारे वेद पुराण किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। बिल्कुल। संस्कृत जो है हमारे देश में वेदों की वाणी, देवों की वाणी कही जाती है, वेदों की वाणी कही जाती है। जितने भी वेद पुराण, अष्टादश पुराण, जितना भी कहना चाहिए पुराने हमारा साहित्य था, वह संस्कृत भाषा में रचित है। संस्कृत जो है, कहते हैं कि शिव जी की डमरू से निकले हुए जो 14 ध्वनियां थी, जिनको शिव सूत्र कहा जाता है, उन ध्वनियों से संस्कृत की वर्णमाला बनी है। तो जो संस्कृत की वर्णमाला है, चूंकि हिंदी में हुबहू उसी को लिया गया है, कुछ चेंज किए गए हैं, तो हम इसलिए कहते हैं कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। आदि जननी समझते हो बच्चों? आदि जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली माँ। तो हिंदी को जन्म तो दिया है संस्कृत ने, लेकिन बीच में जब ये कई दौरों से गुजरी। सर डस्टर कहाँ मिलेगा? तो हिंदी जब आपने सुना होगा कि संस्कृत जो है ये इसका सबसे पहला रूप था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत क्या है बच्चों? वेदों की भाषा, जिनमें हमारे वेद पुराण रचे गए। अब चूंकि वैदिक संस्कृत जो थी ये वेदों की वाणी थी, वेदों की भाषा थी, तो अब आम जनता में जन जन की भाषा बनना थी, तो इसी वैदिक संस्कृत का रूप लौकिक संस्कृत के रूप में आया। लौकिक का मतलब होता है लोक में प्रचलित हो गई, यानी जन भाषा बन गई। वैदिक संस्कृत क्या बन गई? लौकिक संस्कृत बनी, जन भाषा बनी। और ये जो वैदिक संस्कृत थी ये थोड़ी क्लिष्ट थी। क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन। इसमें आपने देखा होगा संस्कृत का एक शब्द इतना इतना बड़ा होता है ना, पढ़ने में थोड़ी कठिनाई जाती है, क्योंकि संस्कृत है संयोगात्मक भाषा। कौन सी भाषा? संयोगात्मक भाषा। संयोगात्मक का मतलब होता है कि हम एक शब्द में कई शब्दों को मिला देते हैं और पूरा इतना बड़ा शब्द बना देते हैं। संस्कृत में बीच बीच में चा लगा होता है, बीच बीच में विसर्ग हलंत वो लगे होते हैं, और फिर वो पूरे 4 शब्दों को मिलाकर एक शब्द कर दिया जाता है। तो इसे ही कहते हैं संयोगात्मक भाषा। कौन सी भाषा? संश्लिष्ट भाषा या संयोगात्मक भाषा। तो संस्कृत कैसी भाषा है? संयोगात्मक। कोई भी चीज जब मिला मिला के लिखी जाएगी तो बड़े बड़े शब्द बनेंगे तो हमें कठिन लगेगी। जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होगी, इसलिए संस्कृत से लोग घबराते हैं, क्योंकि थोड़ा कठिन, थोड़ा उसको पढ़ने में बोलने में हमें परेशानी होती है। तो कम आती थी। तो फिर ये जो वैदिक संस्कृत थी जिसका रूप क्लिष्ट था, तो इसके बाद एक व्याकरण कर्ता, आपने नाम सुना होगा वैयाकरण, जिनका नाम है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि, वेद व्यास ने तो ग्रंथ रचे हैं, लेकिन जो महर्षि पाणिनि है ये वैयाकरण है। वैयाकरण का मतलब होता है जो व्याकरण रचने वाला होता है, जो व्याकरण करता या व्याकरण को रचता है, उसको एक शब्द में वैयाकरण कहा जाता है। तो प्रसिद्ध वैयाकरण कौन है? महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि जी ने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने उस संस्कृत की जो संस्कृत थी, जो संस्कृत भाषा थी जिसमें वेद पुराण रचे गए, उनका एक व्यवस्थित
व्याकरण ग्रंथ बनाया, क्योंकि कोई भी भाषा बिना व्याकरण के स्थिर नहीं होती है। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होना बहुत आवश्यक होता है। जब तक भाषा का व्याकरण नहीं होता है, उसकी स्थिति एक ट्रैफिक पुलिस जहां नहीं होता, जहां ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, वहां यातायात व्यवस्था अनियंत्रित हो जाती है। कोई कहीं जा रहा, अभी आप देख लो हमारे भोपाल में प्रगति पेट्रोल पंप पर अभी कहीं पर सिग्नल नहीं है, तो इस वजह से कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, पूरी हमारी जो यातायात व्यवस्था है वो बिल्कुल चरपट हो गई है। आए दिन के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो यही स्थिति भाषा की होती है। जब भाषा का व्याकरण नहीं होता है तो वह भाषा बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है। तो हर भाषा का व्याकरण बनना जरूरी है, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को नियमों में बांधना सिखाता है। क्या होगी व्याकरण की परिभाषा? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को नियमों में बांधना सिखाता है। तो चूंकि अब हम व्याकरण की बात करें, तो पहला व्याकरण ग्रंथ किसने रचा? महर्षि पाणिनि, नाम सुना होगा। इनके ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। नाम सुना है बच्चों? हाँ, तो ये जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इसी ग्रंथ में इन्होंने संस्कृत व्याकरण को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया लोगों को समझने के लिए। तो इससे क्या हुआ? इससे आम जनता को संस्कृत भाषा समझ में आने लगी कि इसमें क्या है, क्या, कौन से प्रत्यय, कौन से उपसर्ग, कौन सा क्या वर्णमाला, ये सारी चीजें उनको समझ में आने लगी। तो अब आपको यहाँ आपने क्या व्याकरण ग्रंथ बनाया, वैदिक संस्कृत क्या गई, ये लौकिक संस्कृत रूप ही महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में दिखाई देता है। तो यहाँ ये जनभाषा बन गई, लेकिन जब जनभाषा बनी तो इसने रूप काय में परिवर्तित कर लिया। इसका संस्कृत जो है ये कहलाने लगी पाली। वैदिक से लौकिक बनी और लौकिक का रूप ही क्या बन गया? पाली। पाली कुछ दिन तक आपने सुना होगा, पाली भाषा में बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के ग्रंथ रचे गए हैं। महावीर स्वामी जी ने और भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। इसके बाद फिर का जब जमाना, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति होते ही रहते हैं, तो यहाँ पाली का रूप क्या हो गया? प्राकृत। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है, और इसको पाली और इसको प्राकृत भी कहा जाता है। फिर यहाँ ये जब प्राकृत बन गई, तो प्राकृत, जब प्राकृत भाषा माने आई, संस्कृत का रूप प्राकृत में हुआ, उस समय हमारे देश में वो वैसा शासन चल रहा था कि चारों तरफ एकदम राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि हमारा भारत देश एक जगह जगह साम्राज्यों में विभाजित था। कोई एक राजा नहीं था किसी क्षेत्र का, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा थे। तो इस प्राकृत के भी कई रूप बने, प्राकृत के भी कई रूप। फिर प्राकृत से इसका जो स्तर था वो बहुत गिर गया, भाषा का स्तर बहुत गिर गया। उस गिरे हुए रूप को फिर नाम दे दिया गया अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है पतन होना। भाषा का यहाँ बहुत ज्यादा पतन हो गया, यानी हमारी संस्कृत थी, इसके जो मूल शब्द थे वो बिल्कुल ही बिगाड़ दिए गए। बिगाड़ के उनको, जैसे आप सुनते हैं सूर्य, सूर्य एक संस्कृत का शब्द है, अब हम उसको बिगाड़ के क्या कहने लगे? सूरज। दूध, दुग्ध को हम क्या कहने लगे? दूध। तो ये बिगड़े हुए रूप ही एक तरह से भाषा का जब अपभ्रंश हो जाता है, टूट जाती है, भाषा परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हमारी जो जबान है ये बहुत बुरी है, हम सही नहीं बोलते हैं, हम कुछ भी बोलने लगते अपने हिसाब से। तो इस वजह से भाषा का रूप प्राकृत बना, प्राकृत से अपभ्रंश बना। अपभ्रंश का जब जमाना था
उस समय हमारे देश पर मुगल शासन आ गया था, मुगलों का अधिकार हो गया था, और बहुत सारे जैसे पुर्तगाली नाविक आए, यूनानी लोग आए, ईसाई लोग आए, तुर्की लोग आए, ऐसे माने मसाला खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए बाहर से लोग आते थे। तो उनने अपनी भाषा भी हमें दे दी। और हम लोगों की आदत है, हम भारतीयों की, हम क्या करते हैं, हमारी आदत है कि हम दूसरों की संस्कृति को बड़े जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, बड़े जल्दी ग्रहण करते हैं। तो इसी हमारी आदत के कारण हमने उनकी संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया और अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। तो इसीलिए तो पाश्चात्य संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रभाव हम भारतीयों पर पड़ा है। भले ही दूसरे देश के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम अंधाधुंध उसमें अंधी दौड़ में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे देश पर जब बहुत सारे लोग बाहर से आए, तो उनकी भाषा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, ने ग्रहण किया। तो ग्रहण किया तो क्या बन गया, एक खिचड़ी पक गई। खिचड़ी कैसे पक गई, दूसरी भाषा के शब्द और हमारी संस्कृत के बिगड़े शब्द और मूल संस्कृत के शब्द, ऐसे करके एक माने एक नई भाषा का उदय हुआ। और नई भाषा का उदय कहाँ हुआ, जब अपभ्रंश का समय था। तो जो बाजारों में खरीदने बेचने का जो काम होता था, उसमें ज्यादातर जो तुर्की लोग थे, ईरानी, सब तरह के लोग आते थे। तो वो भाषा एक उर्दू, शिविरों की भाषा जो थी, वो उर्दू जो थी, वो तुर्की सबको मिलाकर फिर वो भाषा एक माने मिक्स भाषा बन गई। अब मिक्स भाषा बनने के बाद जो सबसे पहले ये लोग कहाँ आए थे, ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में आए थे। जो बाहर के लोग आए थे, ज्यादातर वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में आए थे। तो जो वो सिंधु नदी के आसपास की जो भाषा थी, तो उन लोगों को सिंध कहना नहीं आता था, सिंध या सिंधु कहना नहीं आता था। तो सिंध को वो सा ध्वनि को हा बोला जाता है। तुर्की में, अरबी फारसी में सा ध्वनि को हा बोला जाता है। तो इन्होंने उस सिंध, सिंधु को हिंद और हिंदू नाम दे दिया। तो ऐसे ये सिंध से, सिंध शब्द एक मूल शब्द है, और ये संस्कृत का शब्द है। सिंधु शब्द सिंध कह लो या सिंधु, सिंध प्रांत, तो सिंधु के माने लोग, सिंधु के रहने वाले लोग, सिंधु लोग, ऐसे करके सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे कहते हैं ना। तो इस सा ध्वनि को हा में बदल दिया गया और धा को दा में बदल दिया गया। ऐसे करके सिंधु से बना हिंदू। अब हिंदू में उन्होंने ईक प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय लगाया, ईक। तो इसका ये हटा और शब्द बना हिंदीक। क्या बना, हिंदीक। फिर उन्होंने हिंदीक में से भी क को हटाया, तो क्या बना, हिंदी। तो ऐसे करके ये हिंदी बन गई भाषा, जो वहां बोली जाती थी उस भाषा को नाम दे दिया गया हिंदी। अब चूंकि बन तो गई, लेकिन इसका कोई व्याकरण नहीं था, कोई व्यवस्थित वो नहीं था। तो फिर अपभ्रंश के समय में ही, कुछ समय जो बाद का आया, वो मुगल शासन के बाद हमारे देश पर अंग्रेज लोगों ने भी हमारे देश पर अधिकार किया। तो यहाँ अंग्रेजी शब्द हमारे देश में आ गए। तो ऐसे करके हमारी जो भाषा का शब्द भंडार था, वो बहुत विस्तृत हो गया। तो माने एक तरह से जो कहते हैं कि संसार की सारी भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका शब्द भंडार बहुत समृद्ध है, सबसे ज्यादा समृद्ध है। क्योंकि हमने क्या किया है, दूसरों की भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण कर लिया है। आप जो हिंदी बोलते हैं, ये प्योर संस्कृत का रूप नहीं है, इसमें सारी भाषाएं मिक्स हैं, उनके शब्द मिले हुए हैं। जैसे हम बोलते हैं मैं कोचिंग जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, अपन लोग बोलते हैं ना, तो कोचिंग, स्कूल ये अंग्रेजी के शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज, जैसे कहते हैं कि वह इम्तिहान देने जा रहा है, तो इम्तिहान भी एक उर्दू अरबी का शब्द है। तो ऐसे शब्द जो हम डेली बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, इसमें जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह क्या है, एक मिक्स रूप है। इस मिक्स रूप को जब ये अपभ्रंश बना, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा, तो इस कुछ लोगों ने पुरानी हिंदी भी नाम दिया, पुरानी हिंदी नाम दिया। तो इसका जो व्याकरण था वो स्थिर नहीं था। अब यहाँ आते आते हमारा देश
स्वतंत्रता की ओर, माने उस समय हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो स्वतंत्रता संग्राम, जब किसी भी देश को आजाद होना पड़ता है तो उस देश को एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारे देश को, जब हमारा देश परतंत्र था और स्वतंत्रता का बिगुल बजाया गया, तो हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ी जो हमारे देश की स्वभाषा हो। स्वभाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाता है, कभी भी विदेशी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं होती है। तो यहाँ हमने क्या किया, देश को आजाद करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी। उस भाषा में हमने इसी हिंदी को, जो नाम किसने दिया था, ईरानी लोगों ने जो नाम दिया था हिंदी, इसी हिंदी को हमने क्या बना दिया उस समय, राष्ट्रभाषा। जब हमारा देश परतंत्र था और हमें आजाद होना था, और हमारे देश को आजाद होने के लिए जगह जगह जो भी सभाएं होती थी, मीटिंग होती थी, या जो लोगों को प्रेरित किया जाता था आजादी के लिए, उनको जागरूक किया जाता था, तो कौन सी भाषा की आवश्यकता पड़ी, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पड़ी। तो उस जमाने में हिंदी को क्या बनाया गया, राष्ट्रभाषा, और इसी राष्ट्रभाषा में हमारी आजादी का बिगुल बजाया गया। तब उस जमाने में ये राष्ट्रभाषा थी हिंदी। अब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो एक स्वतंत्र देश को कौन सी भाषा की जरूरत होती है, संविधान बनाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। तो हमारा जब देश का संविधान बना, तो संविधान वैसे तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बना, लेकिन अंग्रेजी जो है वो विकल्प के रूप में 15 वर्षों के लिए रखी गई थी, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दे दिया गया था। और तब से लेकर आज तक, अब ये हिंदी पहले क्या थी, राष्ट्रभाषा, अब क्या बन गई, राजभाषा। राज्यभाषा नहीं, राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है कामकाज की भाषा। सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज होता है उसकी भाषा क्या है, हिंदी है। हालांकि सारे पूरे भारत में हिंदी राजभाषा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दक्षिण का जो प्रांत है वहां हिंदी बोलने वाले लोग कम हैं और वहां के लोग विरोध करते हैं। तो फिर हमारी सरकार ने, एक संविधान बनाने वाली जो समिति थी, उसने एक वैकल्पिक व्यवस्था की और हिंदी के साथ अंग्रेजी की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। राजभाषा दूसरी भाषा हो सकती है, राजभाषा विदेशी भाषा हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा कभी विदेशी भाषा नहीं होती। इसलिए आज भी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नाम देते हैं ना, लेकिन अब हमारी हिंदी क्या बन गई है, राजभाषा बन गई। राजभाषा बन गई तो अब ये पूरे देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पत्र पत्रिकाओं में या सरकारी कामकाज में, फिल्मों में, हर जगह इसका बहुत वर्चस्व हो गया है। हर व्यक्ति आजकल, आपने सुना होगा, विदेशों में तक विश्वविद्यालय खुल गए हैं, उनमें हिंदी में पढ़ाई होती है। बहुत माने हिंदी का प्रचार प्रसार हो गया है इतनी तेजी से कि अभी हिंदी संसार में तीसरे नंबर पर है। ऐसा कहा जा रहा है, कोशिश है कि पहले नंबर पर लाना है, हिंदी को प्रथम स्थान लाना है। तो ये कोशिश जारी है। तो इस तरह से आपने क्या देखा अभी कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर हिंदी जो बनी। अब जब हिंदी बनी, यहाँ पर हमारे देश में जब उसको राष्ट्रभाषा बनाया गया, तो कुछ बुद्धिजीवी आगे आए, जैसे कामता प्रसाद गुरु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऐसे कई हिंदी के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने मिलकर इस हिंदी का व्याकरण गढ़ा। व्याकरण गढ़ लेते हैं तो वह भाषा एक परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। परिनिष्ठित का मतलब होता है कि मानक रूप उसको मिल जाता है, और मानक रूप जब मिल जाता है किसी भी भाषा को, तो वह पूरी तरह से भाषा बन जाती है। उसमें जितनी भी त्रुटियां थी, उसमें जितने भी कमियां थी, उनको दूर करके एक व्याकरणिक रूप दे दिया गया हिंदी को। और व्याकरणिक रूप क्या होता है भाषा का, जिसमें
व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो शुद्ध और परिमार्जित होता है, जिसमें भाषा को एक दिशा मिल जाती है कि कहाँ कौन सा प्रत्यय, कहाँ कौन सा उपसर्ग, कितने। जैसे आपने देखा होगा संस्कृत में 3 लिंग होते थे, 3 वचन होते थे, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में कितने वचन है? 2 ही वचन है, 2 ही लिंग है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमने जब हमारे बुद्धिजीवी, हमारे जो विद्वान लोग थे, उन्होंने जब व्याकरण को गढ़ा तो कुछ चीजें अंग्रेजी से और फारसी भाषा से भी ली। फारसी और अंग्रेजी की व्याकरण को भी सम्मिलित किया। संस्कृत उसका बेस था, संस्कृत उसकी आदि है, लेकिन संस्कृत चीजें ग्रहण की, संस्कृत से वर्णमाला ली, बहुत सारी चीजें ली, लेकिन उसमें कुछ रूल्स अरबी फारसी के और कुछ रूल अंग्रेजी के मिलाकर फिर एक व्याकरण गढ़ लिया। व्याकरण गढ़ लिया तो हिंदी क्या बन गई? प्रतिनिष्ठ रूप ले हो गया, परिमार्जित ले लिया इसने, और एक अच्छे स्तर की भाषा बन गई जो आज पूरे देश पर राज कर रही है। ऐसे ही हिंदी का एक तरह से एक विकास की प्रक्रिया आज हमने आपको बताई। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी मूलतः संस्कृत के किस शब्द से लिया गया, तो सिंधु शब्द से। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। माने हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा का है, लेकिन ये संस्कृत के सिंधु शब्द से बना है। संस्कृत के सिंधु शब्द को हिंदी में माने हिंदी करके इसको बनाया गया है। ठीक है, वैसे ये हमारी हिंदी की विकास की प्रक्रिया है। इसका उद्भव एवं विकास हम आपको विस्तार से बाद में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे। अभी हम आपको मैं संक्षेप में हिंदी का परिचय करवाया कि हिंदी से कैसे बनी है, बाकी विस्तार हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम आपको भाषा की बात बताते हैं। भाषा में सबसे पहली इकाई क्या होती है? कोई भी भाषा होती है उसकी सबसे पहली इकाई हम कहें ध्वनि। फिर शब्द के बाद आता है शब्द, शब्द के बाद आता है पद, के बाद आता है पदबंध। पदबंध को बेटा हम वाक्यांश भी बोलते हैं। पदबंध को वाक्यांश कहा जाता है, क्योंकि वाक्य माने पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा, और वही पदबंध कहलाता है। फिर इसके बाद आता है उपवाक्य, इसके बाद बनता है वाक्य। अब आपको ये पूर्ण इकाई है। वाक्य क्या है? पूर्ण व सार्थक इकाई। हमें इनको थोड़ा सा समझना है कि ये चीजें क्या है। ध्वनि, ध्वनि क्या है? भाषा का रूप। मौखिक रूप तो है, लेकिन ये भाषा सबसे छोटी इकाई जो मौखिक रूप में है। तो हम किसे कहेंगे? ध्वनि ही वर्ण है, लेकिन फर्क इतना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन ये है लिखित रूप। कौन सा रूप? लिखित रूप। अगर हम अपने मुंह से कोई वर्ण बोलते हैं, ध्वनि, उस आ को तो वो क्या बन गया? वर्ण बन गया। ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, मुंह से निकली हुई जो मौखिक इकाई है वह ध्वनि है। उसी ध्वनि को जब हम लिख देंगे तो वह वर्ण। कोई खास अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है लिखित मौखिक रूप और लिखित रूप। अब शब्द वर्णों से मिलाकर क्या बनेगा? शब्द। जैसे हमने क म ल 3 वर्णों को मिलाया, तीनों वर्ण अलग अलग थे, इनके कोई अर्थ है क्या? ना का अर्थ है, ना मा का अर्थ है, ना ल का, लेकिन हमने तीनों को एक साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया? ये शब्द बन गया। शब्द बन गया तो ये भी सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये सार्थक इकाई है। क्या है? सार्थक इकाई। यानी हम कह सकते हैं वर्णों के मेल को
शब्द कहते हैं, लेकिन वर्णों के अकेले मेल को नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को, यानी भाषा सबसे छोटी इकाई जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो कहेंगे, लघुतम इकाई तो कहेंगे, लेकिन उसका क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा, यानी सार्थक इकाई हम ऐसे कह सकते हैं। भाषा रूप, ध्वनि, वर्ण की सबसे छोटी इकाई, लेकिन सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। अब शब्द से बड़ा पद होता है। पद और शब्द में क्या अंतर है ये भी बताएं आप, किसी को पता है? बेटा कोई विशेष अंतर नहीं है। शब्द और पद, देखिए शब्द होता है अकेला होता है। देखिए ये हमने शब्द लिखा, अगर हम कहें तालाब में, तालाब में देखिए तालाब में कमल खिलते हैं। अब यहाँ पर कमल को हमने क्या किया? व्यवस्थित कर दिया, व्यावहारिक रूप दे दिया, कमल शब्द का वाक्य बना दिया। जब हमने कमल का वाक्य बनाया तो ये क्या बन गया? पद बन गया। कौन सा पद है ये? संज्ञा पद। इसको नाम दे दिया हमने संज्ञा पद। तो समझ में आया कि शब्द और पद दोनों एक ही हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि शब्द कैसा है? अकेला, और पद कैसा है? वाक्य के साथ। जब उसका वाक्य बन गया, वाक्य में उसको शामिल कर दिया गया, तो शब्द ही क्या बन गया? पद बन गया। फिर आता है पदबंध। पदबंध क्या है? पदबंध है पदों का बंधा हुआ समूह। पदों का बंधा हुआ समूह क्या कहलाएगा? पदबंध। अगर हम कहें दशरथ अयोध्या के राजा थे, अगर हम कहें राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, यहाँ पर एक सिंपल वाक्य बना है, इसमें पदबंध नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, हम ऐसा वाक्य बनाएं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। चूंकि यहाँ बात की हो रही है दशरथ की, और दशरथ कहाँ थे, तो हमने दशरथ एक पद, अगर हम पद की बात करें तो इसमें कौन सा पद है? संज्ञा पद। दशरथ, फोकस दशरथ पर हो रहा है, तो यहाँ दशरथ शब्द एक पद है, लेकिन दशरथ शब्द के साथ हमने अयोध्या के राजा इस को भी जोड़ा, तो ये पूरा बन गया पदबंध। इसको हम नाम दे देंगे पूरा, यहां से लेके यहां तक, ये क्या बन गया? पदबंध, यानी पदों का बंधा हुआ समूह। आई बात समझ में? तो ये पदबंध हो गया या वाक्यांश हो गया। अब उपवाक्य। उपवाक्य वे होते हैं जो 2 वाक्यों को बनाने में काम आते हैं। जैसे हमने कहा कि सुबह हुई और पक्षी चहकने लगे, चहकने लगे। पर सुबह हुई एक वाक्य है, इसको ही हम उपवाक्य कहेंगे, उपवाक्य। और ये दूसरा उपवाक्य है, और उपवाक्य को किससे जोड़ा? इसको योजक, और जो है योजक है जो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यहाँ हमने और से इन दोनों को जोड़ा, तो वाक्य पूरा वाक्य है ये। अब पूरे वाक्य को बनाने में 2 वाक्यों की सहायता ली गई। तो उप का मतलब होता है सहायक, तो ये जो सहायक वाक्य हैं
वाक्य कहा जाता है जो एक वाक्य को बनाने में काम आते हैं। उपवाक्य ज्यादातर मिश्र वाक्य में आते हैं। मिश्र वाक्य जब पढ़ते हैं हम लोग, तब उसमें उपवाक्यों का काम होता है। ठीक है, फिर उपवाक्यों को मिलाकर ही क्या बनता है, वाक्य। कभी कभी उपवाक्यों को मिलाकर वाक्य नहीं बनता, बिना उपवाक्यों के वाक्य बन जाता है, उसको बोलते सरल वाक्य। जैसे हमने कहा अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है, और संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें दो वाक्य मिलते हैं लेकिन दोनों और, तथा, किंतु, परंतु इनसे जुड़ते हैं। और मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, माने एक आश्रित उपवाक्य उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है, प्रधान उपवाक्य पर। ऐसे करके वाक्य को पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये है पूरा हमारा, कहना चाहिए कि भाषा की इकाइयां हैं। हम पहले ध्वनि पढ़ते हैं, ध्वनि के बाद वर्णों की, ध्वनि तो खास नहीं है, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। तो वर्ण पढ़ते हैं, फिर शब्द पढ़ते हैं, पद, पदबंध, ये सारी चीजें। हालांकि पीएससी वालों को जरूरत नहीं है, पीएससी वालों को फोकस करना शब्द पर। शब्द आपकी एक महत्वपूर्ण इकाई है। आप लोगों को विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, एक पारिभाषिक शब्द, और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में हैं और इनका आपको विस्तार से इनको पढ़ना जरूरी है। हालांकि यहाँ से हम व्याकरण जो है भाषा की, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये भी पढ़ना है। संधि, समास, आपका जो सिलेबस है पीएससी का, उसमें आप देखना, उसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो लिखित रूप में दी हैं। पूरा प्रोस्पेक्टर जो बनाया है पूरा लिखित रूप में है कि ये आना है, तो जो लिखित रूप में है उस पर फोकस तो करना है, लेकिन साथ में हमें इर्द गिर्द जो भाषा का कोई छोर नहीं होता, भाषा का बहुत विस्तार होता है। तो हमने फर्स्ट से लेके KG1 से लेके या नर्सरी से लेके जो ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई की है, और उसमें जो हिंदी भाषा हमने पढ़ी है, उसमें जितना भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, सारी चीजें आपको पीएससी में क्वेश्चन बन के आ सकती हैं। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि बताओ 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ, या उन्होंने पूछ लिया कि मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो ये चीजें पढ़ते नहीं है हम, ये नॉलेज वाली चीजें होती हैं, ये जनरल नॉलेज हमें होना चाहिए, इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी नहीं पढ़ना है, आपको जो 25 नंबर की हिंदी आती है वो आपको पूरा स्नातक स्तर का जो आपने पढ़ा अभी तक, उसमें से भी कुछ भी क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं। जैसे उन्होंने बोलियों पर, भाषाओं पर, हमारे भारत की जो हिंदी भाषा उसकी 17-18 बोलियां हैं, उन बोलियों पर क्वेश्चन बना देते हैं, अपभ्रंश पर क्वेश्चन बना देते हैं, या फिर राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा, इन पर क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये चीजें आपके प्रोस्पेक्टर में लिखी हुई नहीं है, लेकिन उन पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको हर चीज पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये ना सोचें कि सिलेबस में जितना दिया है बस खत्म किया हमने, पढ़ा और हमारा कोर्स हो गया। आप पुराने पेपर उठा के देखें, हर साल के पेपर में चेंज तो हुए हैं। जैसे अभी जो नया सिलेबस आया है लेटेस्ट में, उसमें अलंकार जोड़ दिए गए हैं, पहले अलंकार नहीं थे, कहीं भी अलंकार बिल्कुल नहीं आए हैं, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें अलंकार जोड़ दिए गए हैं। तो हम अलंकार को पढ़ लेंगे, लेकिन है वही चीज जो पिछले सालों में आती थी, लेकिन अलंकार को ऐड कर दिया, तो अलंकार हम अलग से पढ़ लेंगे। बाकी आपको पुराने पेपर भी देखते हुए हिंदी को पढ़ना है। आप देखेंगे उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो हमने कभी सुनी नहीं हो, पढ़ी नहीं हो। हम तो सिलेबस रट के चले जाते हैं और क्वेश्चन कहीं से कहीं तक कोई सा भी आ गया, फिर हम क्या कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो बेटा थोड़ा सा आसपास का ज्ञान पाना भी जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही होता है कि आप कितना अच्छे से अच्छा अपना दे सकते हैं, यही चीज आपको वहां पर अपना सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देना है।
तो आप अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे तो क्यों नहीं बनेगा, हर चीज बनेगी। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले वर्ण से। भाषा का चैप्टर है, बहुत विस्तार से है, हम नोट्स देके समझाएंगे, क्योंकि उसमें लिखवाना रहेगा, लिखने में आप लोग बोर ना हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे हम अपने नोट्स प्रोवाइड करवा दें। भाषा में आप ये क्या क्या पढ़ना है। भाषा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। उद्भव में हिंदी कहाँ से आई, जो हमने अभी समझाया है, इसके कौन कौन से अर्थ हैं, किस लेखक ने इसको किस रूप में लिखा है, ये सारी चीजें करना है। इसके बाद हिंदी का उद्भव विकास, हिंदी के उद्भव विकास के बाद आप हिंदी की बोलियां, हिंदी के रूप, मानक रूप, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, ये सारे रूप पढ़ेंगे। बोली विभाषा, बोली विभाषा में क्या अंतर है, भाषा और विभाषा में क्या अंतर है, ये सारी चीजें भाषा के चैप्टर में पढ़ना होती हैं। तो ये बहुत लिखने का होता है, इसको हम कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, और हम समझा देंगे, क्वेश्चन बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चनों को करते चलना। एक कॉपी बनाना, जो भी पढ़ाऊंगी 10 क्वेश्चन दिया करूंगी, वो 10 क्वेश्चन आप लिख के लाया करो, फिर हम चेक कर दिया करेंगे, ठीक है। 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना आंसर लिखने को, तो वो क्वेश्चन के आंसर आप लिख के लाना, आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि सबसे मेन है हिंदी में शुद्ध लिखना। शुद्ध लिखने के अलावा अपनी राइटिंग और स्पीड बढ़ाओ लिखने की। तो ऐसे कब होगा, जब आप लिखेंगे प्रॉपर, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप डेली नहीं तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हम आपको क्वेश्चन दिया करेंगे, आप लोग उनको लिखा करो, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या शुरू करना है, भाषा हमने क्या कह दिया, हम भाषा का आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दें। हम वर्ण शुरू करते हैं। वर्ण क्या है और हिंदी में वर्ण कितने। वर्ण परिभाषा क्या होगी, लिखेंगे आप लोग, तो मैं बोल के लिखवा भी देती हूँ। हाँ, लिख लें। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को लिखें। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है। ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है तथा वर्ण लिखित रूप, तथा वर्ण लिखित रूप। हाँ, ये तो हम ध्वनि वर्ण के बारे में समझ लिया। अब आप अगली लाइन से भाषा लिखें। वर्ण परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई के टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। आपको 3 नंबर में परिभाषा आए तो ये परिभाषा एकदम सफिशिएंट है, ठीक है, इसे ही लिखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई के टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। देखिए, विराम चिन्हों का भी ध्यान दें।
ध्यान रखें आप, हमने बोला भाषा की सबसे छोटी इकाई इसके नहीं हो सकते, कॉमा लगाओ, हो सकते के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा जानते हो, अल्प विराम, हाँ, ध्वनि कहलाती है, पूर्ण विराम, ध्वनि कहलाती है, फिर पूर्ण विराम लगा दो, ठीक है। विराम चिन्हों का पीएससी बहुत महत्व है, आप सही चिन्ह नहीं आते हैं आपके कटेंगे, तो आते समय चिन्हों को ध्यान से लगा, ठीक है। हाँ, हमने वर्ण की भाषा उसमें एक बात है कि जिस टुकड़े नहीं हो सकते, क्या क ख है, इनको क्या तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। हाँ, कह सकते हैं क जो है एक व्यंजन वर्ण है, क ख ग सब व्यंजन वर्ण, इन व्यंजन वर्णों में भी शामिल होता है, कब होता है, जब उसमें कोई ना कोई स्वर होता है, बिना स्वरों के व्यंजनों का कोई तत्व नहीं है, बिना स्वरों के व्यंजन जो है अधूरे हैं, आप कहलाते हैं। और स्वर कैसे होते हैं, स्वर तो अपने आप में होते हैं, स्वरों को ही सहारा देता है, स्वरों, स्वर किसको सहारा देते हैं, व्यंजनों को, यानी स्वरों को कोई सहारा नहीं, स्वर सहारा देते हैं व्यंजनों को। तो आप ये तो हम टुकड़ा नहीं किया है, ये उसी का एक रूप है, ये भी, ये देखो, ये का के साथ हमने आ मिलाया तो पूरा बना, पूरा वर्ण बना क, तो क जो बना इसको हमने अगर इस तरह से लिखा तो ये टुकड़ा नहीं है, ये क्या है, टुकड़ा नहीं है। ये जैसे छोटे भाई बड़े भाई होते ना, ये बड़ा जो स्वर होते हैं, स्वर को मान लो बड़ा भाई और व्यंजन को मान लो छोटा भाई, वही दोनों के वर्ण, वर्ण पिता दो भाई समझ लो या भाई समझ, ये बड़ा भाई छोटा भाई। अब बड़े भाई का फर्ज बनता है अब छोटे भाई सहारा देना, उसको उठाना, उसको आगे बढ़ाना, तो ये स्वर को आगे बढ़ते हैं व्यंजन, तो इसको टुकड़ा नहीं कर सकते, ये टुकड़ा नहीं है, ये का सहारा दे रहा है, कोई व्यंजन का सहारा, ना कि वो इससे टुकड़ा कहलाएगा, ठीक है। हम वर्णों का टुकड़ा नहीं कर सकते, कोई भी वर्ण खंडित नहीं होता, कोई भी वर्ण खंडों में विभक्त होता, वर्ण हमेशा कैसा है, विखंड, माने उसका खंड नहीं होता, ठीक है। कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है, ये हो गई वर्ण। अब आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में वर्ण कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, हिंदी के वर्ण कितने हैं, 52। अब 52 वर्ण कौन कौन से हैं, आज हम जाने, जो हमारे हिंदी में 52 वर्ण है, उनमें सबसे पहले आते हैं स्वर, स्वरों की संख्या 11, कितने हैं स्वर, 11। फिर इसका दो आते हैं अयोग वाह, अयोग वाह का मतलब होता है जो बिना योग किए ही रख दिए जाते, वह कितने हैं, 2। अब चूंकि हमने इन 11 स्वरों के साथ 2 अयोगवाय को रख दिया, फिर स्वरों की संख्या हो जाती है 13, यानी कुल स्वर 13 हो जाते हैं, लेकिन बिना योग किए, इन 2 को हमने इसमें योग किया, इनको सिर्फ इनके साथ रखा है, इनकी पूरी कहना चाहिए फिलॉसफी, पूरा इसका हिस्ट्री हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे योग किया। फिर आते हैं व्यंजन पर, व्यंजन जो है, अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन के 3 भाग होते हैं, पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरा प्रकार होता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो प्रकार है उसमें हैं ऊष्म ये संघाती व्यंजन। अब चूंकि इस क्या, जो विभिन्न अवयवों को छू कर निकलते हैं, कितने हैं, 25, 24 व्यंजन
होते हैं। इसके अंतस्थ का मतलब होता है जो परंपरागत वर्णमाला के बीच स्थित है। अब परंपरागत वर्णमाला क्या है बताएं। बार बार किताबों में लिखा है और लोग कहते हैं कि परंपरागत वर्णमाला के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। इसका कोई किसी को पता है कि इनको परंपरागत वर्णमाला के बीच क्यों रखा गया है? परंपरागत वर्णमाला कहलाती है जी की डमरू से वर्ण निकले, शिव सूत्र निकले, 14 शिव सूत्र निकले। उन 14 शिव सूत्रों में सबसे पहले स्वरों को रखा, सबसे पहले स्वरों को रखा और फिर व्यंजनों को रखा। लेकिन स्वरों और व्यंजनों के बीच में या, रा, ला और वा इन वर्णों को रखा। तो ये मैंने फिर व्यवस्थित बाद में किया, जब डमरू बजी तब तो वो आए निकले, लेकिन बाद में फिर पाणिनि जी ने व्यवस्थित किया। तो ये होती है परंपरागत वर्णमाला, जो शिव जी की डमरू से जो निकले थे, जो सूत्र निकले थे, उन सूत्रों को के बीच में सूत्र 14 सूत्र में जो शुरू के 1 से लेके 4 तक सूत्र हैं, शायद उनमें है स्वर, और 5वें सूत्र में है यारा लावा, और 6वें से फिर ये स्पर्श व्यंजन शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है परंपरागत वर्णमाला के बीच स्थित है। यानी डमरू से निकले हुए जो 14 सूत्र हैं, उन सूत्रों के बीच में इनको रखा गया है। एक कारण ये। दूसरा कारण है, आप यारा लावा को जब बोलते हैं तो इनका उच्चारण स्वरों की भांति होता है, व्यंजन की भांति नहीं होता। व्यंजन थोड़े से व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन, ये बोलने में थोड़ा कठोरपन आता है। और यारा लावा जो है, जैसे स्वर बोलते हैं ना, छोटा आ ई ऐसे बोलते हैं अपन, तो आ ई उ, इनको बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी झटके के, एकदम जल्दी से बोल, बिना किसी प्रवाह के एकदम जल्दी से बोल देते स्वरों को। ऐसे बिना किसी प्रवाह के हम यारा लावा को भी बोल देते हैं, इसलिए भी इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनको कोमल व्यंजन भी कहा जाता है। इनको माने ऐसे 2-3 नामों से पुकारा जाता है। तो कारण यही है कि ये चारों जो हैं बड़े ही कोमलता से बोले जाते हैं स्वरों की भांति। बाकी और सारे व्यंजन थोड़ा बोलने में इनमें समय लगता है, इनको बोलने में समय नहीं लगता है, इसलिए इनको क्या नाम दिया? अंतस्थ व्यंजन। ये कितने हैं? 4। इसके बाद ऊष्म संघर्षी। अब इनको जो 4 ऊष्म संघर्षी हैं वो कौन कौन से हैं? तीनों तरह के। पहले शक्कर वाला सा, फिर षटकोण वाला सा, फिर सरवती। यही सीक्वेंस होना चाहिए, इनका सीरियल नहीं बदलना चाहिए। पहले शक्कर वाला सा, फिर षटकोण सा, फिर सरवती वाला सा, और फिर हा। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के विभिन्न अवयव आपस में संघर्ष करते, रगड़ खाते हैं, तो उनसे गर्मी पैदा होती है, इसलिए इनका नाम रख दिया ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। दुनिया में जितने भी परिभाषाएं बनी हैं, जितने भी शब्द बने हैं, उसकी प्रकृति को लेकर बनते हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? ये मुंह के विभिन्न अवयवों को छूकर बाहर निकलते हैं, यानी स्पर्श होना, इसलिए इनका नाम रख दिया स्पर्श व्यंजन। ये परंपरागत वर्णमाला के बीच स्थित हैं, तो अंतः यानी बीच में, और स्थ यानी स्थित, के बीच में स्थित है परंपरागत वर्णमाला के, इसलिए इनका नाम रख दिया अंतस्थ व्यंजन। इनका ऊष्म संघर्षी इसलिए रखा क्योंकि जब इनको बोला जाएगा तो हमारे मुंह के विभिन्न अवयव जब आपस में टकराएंगे तो उससे गर्मी पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी, इसलिए इनका नाम हो गया ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। ये भी 4 है। इस तरह से ये कितने हो गए? 33। ये 33 क्या है? मूल व्यंजन। समझना, ये मूल व्यंजन है। अब कुछ व्यंजन हमने इधर उधर से लिए हैं। क्यों लिए? इसलिए लिए क्योंकि जब हमारे भारत देश पर बाहरी आक्रमण हुआ तो उनकी भाषा को भी हमने ग्रहण किया, आत्मसात किया। तो तुर्की भाषा से 2 व्यंजन लिए गए। आपने देखा होगा, एक तो टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ये 5 व्यंजन आते हैं। ये बिना बिंदी के हैं, इनमें बिंदी नहीं लगी है। बिंदी नहीं लगी है तो ये हैं
में रखे जाएंगे, हम आगे हो जाएगा। तो ये के व्यंजन है और ये बिना बिंदी के ये मूल रूप में है। इन्हीं मूल रूपों को अगर हम यूं लिख दें, ये, तो ये क्या है, ये इनका विकसित रूप है, ये विकसित ध्वनियां हैं, विकसित करके बनाएंगे इन ध्वनियां, यानी डा और ढा, इनका विकास करके ये जो विकसित ध्वनियां बनी, इन ध्वनियों को भी इन 33 व्यंजनों के साथ रख दिया गया है, इनका नाम दिया गया है, इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या नाम देते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, विकसित ध्वनियां भी कहा जाता है, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ऐसे 3 नाम है, विकसित ध्वनियां, द्विगुण व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त क्यों कहा? अब तीनों की परिभाषा देखो आप। द्विगुण क्यों कहा गया? द्विगुण इसलिए कहा गया क्योंकि एक गुण इनका अपना पहले से था, दूसरा गुण बिंदी लग गई, दूसरा गुण बन गया, 2 गुण हो गए ना, एक बिना बिंदी वाला, बिंदी वाला। विकसित ध्वनियां क्यों कहा गया? क्योंकि ये विकास करके बनाए गए, दोनों के नीचे एक एक बिंदी लगा दी और उसका विकास हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया विकसित ध्वनि। फिर उत्क्षिप्त क्यों कहा? उत्क्षिप्त इसलिए कहा, अगर हम संधि विच्छेद करें तो उत धन क्षिप्त, उत का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और क्षिप्त यानी फेंके गए, फेंके गए, ऊपर की तरफ फेंके गए। ऊपर की तरफ क्यों फेंका इनको? इसलिए फेंका क्योंकि हमारे जो 33 व्यंजन थे, ये 33 जो हमने आपको बताए हैं, 25, 4 और 4, इनको मिलाकर 33 हुए थे। ये 33 हमारी परंपरागत वर्ण माने जो डमरू से निकले वर्ण थे उसमें से ली गई है, और ये जो 2 हैं ये इससे हटकर इनको रखा गया है, ये संस्कृत में कभी नहीं आते ये 2, तो संस्कृत भाषा में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में इनका रूप था ही नहीं। इनका रूप कब आया? जब विदेश के लोग हमारे भारत देश में आए और उनकी जो जबान थी उस जबान से उन्होंने उन शब्दों को बोला, तो उनकी ध्वनि को हमने ग्रहण किया, तो ये द्विगुण व्यंजन भी हमने उत्क्षिप्त व्यंजन नाम देकर इनको वर्णमाला से, जो मूल वर्णमाला थी हमारी 33 वर्ण थे, उससे इसको दूर रखा, उसमें शामिल नहीं किया। इसलिए हमने इसको 33 की जगह अब इसमें 2 को शामिल किया है, माने 33 के अलावा 2 को रखा है, इसलिए अब संख्या कितनी हो गई? 35। ये 35 क्या है? व्यंजन। कौन से व्यंजन? 33 हो गए परंपरागत वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर व्यंजन, और लेखन के आधार पर फिर हमने 2 को और रखा, और 35 जो संख्या हो गई ये हो गए, माने इनको हमारी हिंदी में 35 व्यंजन माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि परंपरागत वर्णमाला के व्यंजन कितने, तो आपको 33 बताना है, और लेखन के आधार पर पूछे तो 35 बताना है, क्योंकि 35 हम लिखते हैं। ठीक है, अब और देखो, इन 35 4 वर्ण और जोड़े, उन 4 वर्णों को नाम मिला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ त्र ज्ञा, छ त्र ज्ञा और स्रा, 4। ये क्यों है संयुक्त? क्योंकि ये क्षत्रिय वाला छ बना है आधा क और शा से मिलकर, 2 व्यंजनों का मेल किया और दोनों को मिलाकर दोनों का संयुक्त रूप, यानी दोनों को मिला दिया तो बना क्षत्रिय का छ। त्रा बना है आदत्ता और रासे, ये 2 हो गए तो इसलिए इसको बनाया। फिर ये बना है आदज्जा और यहाँ से, आदज्जा और यहाँ से ये बना है आदर्शा और राशि। अब क्योंकि 2 व्यंजनों को एक साथ मिलाकर एक रूप बनाया गया, 4 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर एक एक बनाए गए, इसलिए इनका नाम है संयुक्त व्यंजन। अब फिर काउंटिंग करो आप। हमने आपको बोला 13 हो गए, 13 क्या है? स्वर वर्ण। कौन से वर्ण? स्वर वर्ण। और 13 में हमने, अब आप इनको काउंटिंग कर लो, पहले इनकी काउंटिंग कर लो, 25,
4 4 कितने हो गए? 33। 33 में 2 जोड़े तो 35। 35 में 4 जोड़े तो कितने हो गए? अब इनको काउंट करो, ये व्यंजन कितने हो गए? 52। ये 52 होते हैं कुल वर्ण, जो हम कहते हैं ना हिंदी में 52 वर्ण, ये हैं 52 वर्ण। ठीक है, अब इन 52 वर्णों के अलावा 3 वर्ण और हैं, 55 हो जाते हैं। 55 कब होते हैं? मुद्रण व टंकन के आधार पर, मुद्रण व टंकन के आधार पर कितने माने गए हैं? 55। अब 55 में 3 ध्वनियां कौन सी हैं बताओ, किसी को याद है? बेटा हमने यहीं लिख दिया। अब जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो आप लोग ऐसे शब्द बोलते हैं जैसे ऑपरेशन, कॉलेज, हॉस्पिटल, या ऐसे शब्द बोलते हैं ना, तो उनमें आप क्या लगाते हैं? जैसे हमने लिखा कॉलेज, इसको हम कॉलेज नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? कॉलेज। अगर हम कॉलेज पढ़ेंगे तो हम गलत बोल रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे? ना ही हम कॉलेज बोलेंगे, ना तो इसको ऐसा बोलेंगे कॉलेज, और ना ही इसको कॉलेज कॉलेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलेज बोलेंगे ना। तो ये ध्वनि भी हमारी हिंदी में मुद्रण व टंकन के आधार पर शामिल की गई है, इसको बोलते हैं औ। बिंदी नहीं लगाना है। एक रूप देखा होगा आपने चंद्रबिंदी वाला, ये चंद्रबिंदी वाला अलग है, इसकी भी फिलॉसफी हम बताएंगे आपको, ये क्या है। पहले आप देखो, ये इसको हम आ नहीं पढ़ते और ना ओ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अ। ये कहां से आई है? ये आई है आ और ओ दोनों के बीच की ध्वनि है अ, यानी इससे और इससे दोनों के बीच से इसको निकाला गया, ना तो इसको आ पढ़ना है ना इसको ओ पढ़ना है, दोनों के बीच की ध्वनि निकालना है, इसको ओ पढ़ना है। ठीक है ना? तो एक ये हो गई। आपने देखे 55 कहां से आए? जो 52 थे, 52 में एक ध्वनि जोड़ दी हमने, अंग्रेजी आगत ध्वनि ओ, ये एक ध्वनि ये जोड़, कितने हो गए? 53। अब 53 में 2 ध्वनियां और जो शामिल करना है, कौन कौन सी? आपने देखा होगा अरबी फारसी में नुक्ता वाले शब्द होते हैं। नुक्ता जानते हो क्या होता है? नुक्ता, नुक्ता होता है, आपने कभी एक मिठाई खाई बूंदी? बूंदी कैसी होती? गोल। तो बूंदी को अरबी फारसी में नुक्ती बोलते हैं। जो नुक्ती होती है ना, उसी का रूप है नुक्ता, और नुक्ता है एक बिंदी। ये बिंदी हमारी हिंदी में बिंदी कहाँ लगती है? ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस बिंदी को, इसको हम नाम देते हैं अनुस्वार। ये बिंदी का नाम है अनुस्वार, ये ऊपर लगती है। अनुस्वार कहाँ लगता है? सिरोरेखा के ऊपर। लेकिन जो नुक्ता होता है वो कहाँ लगता है? ये लगता है पैर में। काय में? ये माथे पर आती है, नुक्ता पैर में लगता है। ध्यान रखो, बिंदी माथे पर आती है, जिसको हम बिंदी को अनुस्वार कहते हैं, अम की बिंदी भी कहते हैं। अम की बिंदी या अनुस्वार नाम है इसका। और जो हमने जैसे क लिखा, का, खा, ग, ज और फ, ये 5 ध्वनियां, इनके नीचे साइड में ये लगा देते हैं, ये है नुक्ता। आया समझ में? ये 5 ध्वनियां कहां से ली? अरबी फारसी से। और आपने इंग्लिश में, अंग्रेजी में भी देखा होगा, जैसे अंग्रेजी में जेब्रा नहीं बोलते उसको, ऐसा जेब्रा, ऐसे ऐसे एक बिंदी लगी होती, जैसे अंग्रेजी में ऑफिस, तो लगाते नहीं है लेकिन लगना चाहिए। तो ये 2 ध्वनियां, माने
थी ये पांच कौन कौन सी थी? क, ख, ग, ज और फ। ये 5 ध्वनियों में से 3 ध्वनियों को हटा दिया गया, 2 ध्वनियों, यानी ज, इसको जा भी नहीं पढ़ेंगे और फा भी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जा और फा। थोड़ा जबान को दबा के वैसे बोलना है। आप नाम सुनते होंगे, किसी का नाम होता है फारूक, तो फारूक नहीं बोलते, क्या बोलते? फारूक। थोड़ा सा जबान उनकी अलग टाइप की होती। कोई है मुस्लिम बच्चा है? हाँ बेटा, आपको पता होगा, थोड़ी जबान को दबा के बोला जाता। जैसे किसी का नाम है जैनब, जैनब नहीं बोलते, क्या बोलते? जैनब, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो ध्वनियां हैं ये हमने कहां से ली? अरबी फारसी से। तो और अरबी फारसी तो ली, लेकिन चूंकि 2 को लिया, इन 3 को क्यों नहीं लिया? इसका कारण ये है, हिंदी हम बार बार कहते हैं हिंदी प्योर नहीं होती, प्योर संस्कृत नहीं है हिंदी। हिंदी में बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है। जब आत्मसात किया है तो हमने कुछ शब्द इसके लिए और कुछ अंग्रेजी के लिए, कुछ अरबी फारसी के लिए, कुछ अंग्रेजी के लिए। चूंकि ये 2 ध्वनियां अरबी फारसी में भी हैं और अंग्रेजी के शब्दों में भी है, इसलिए हमारे जो हिंदी का व्याकरण बनाने वाले जो विद्वान थे, बड़े ही सुलझे हुए, बड़े ही क्या उनकी कहें, कितने माइंडेड लोग होंगे कि उन्होंने इतनी सूझबूझ से इन 3 ध्वनियों को ना, क्योंकि ज्यादा भीड़ लगाने से भी भीड़ बढ़ जाती। हिंदी में 52 वर्ण हैं और 3 और शामिल कर लिए तो 55 हो गए, जबकि अंग्रेजी में तो मात्र 26 हैं, तो फिर वो भीड़ ना लग जाती। इसलिए उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और उन्होंने मात्र 2 को रखा, और 2 को रखने का कारण यही था कि हमारी हिंदी में ज्यादातर शब्द अंग्रेजी भाषा के और अरबी फारसी के हिंदी में बोले जाते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ी ही एक नपा तुला सा एक मापदंड निकाला और यहां से इन 2 ध्वनियों को लिया और मुद्रण व टंकन के आधार पर इन 53 में 2 को और जोड़ा, अब हो गई 55 ध्वनि। ये 55 वर्णमाला की जो पूरी ध्वनियां हैं, इनको कब बोला जाएगा? 55 मुद्रण व टंकन। मुद्रण टंकन जानते हो? टाइपिंग होती है ना, हर चीज आजकल कंप्यूटर से और उससे टाइप होकर ही कोई भी पत्रिका छपती है, कोई भी पेपर छपता है, न्यूज़पेपर छपता है, या कोई भी किताब छपती है, या कोई भी चीज लिखते हैं हम, तो क्या होता है? मुद्रण टंकन होता ना। तो मुद्रण टंकन में इन ध्वनियों को लिया गया है और छपते हैं ये चीजें, इसलिए इस तरह से ध्वनियों की माने वर्णों की संख्या हो जाती है 55। बाकी आपको 52 ही बताना है, 55 नहीं बताना। 55 तो जब बताते हैं जब आपसे पूछें कि 2-3 ध्वनियां और कौन सी हैं जो विदेश की माने विदेशी उससे ली गई हैं, अंग्रेजी से और अरबी फारसी से, तब बताना है, अन्यथा आपको 52 ध्वनियां ही बताना है। ठीक है, तो ये है पूरी वर्णमाला जो हमने आज आपको बताई है। अगली क्लास में आपको मैं पूरा लिखवा दूंगी कि वर्ण किसे कहते, वर्ण तो लिखवा दिया, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं सर, और क्लास करूं? तो कल क्या करूंगी मैं? कल या जब भी क्लास होगी आपको आगे का वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। अब स्वर में भी कुछ स्वर ऐसे हैं जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वो ह्रस्व क्यों कहलाते हैं, दीर्घ क्यों कहलाते हैं, तो ये सारी परिभाषाएं हम आपको बताएंगे। और उसमें भी जैसे कि आपने संयुक्त स्वर देखे होंगे, जैसे ए बना या ओ बना, ये कैसे बने? मूल ध्वनियां होती हैं, मूल स्वर होते हैं, छोटा आ ई और उ, ये 3 है मूल स्वर। अब जब है छोटा आ और छोटा आ को मिलाया तो क्या बना? बड़ा, तो ये कहलाता दीर्घ स्वर। लेकिन अगर हम आ के साथ ई को मिलाएं तो क्या बनेगा? ए बनेगा, बिल्कुल। आ के साथ हम ऊ को मिलाएं तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो ये ए और ओ क्या? संयुक्त
स्वर, संयुक्त स्वर यानी जैसे संयुक्त व्यंजन थे, दो दो को मिलाए थे, ऐसे ये संयुक्त स्वर है। तो ये सारी चीजें आप वर्णमाला में आना चाहिए। क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ फला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, या इस व्यंजन को क्यों ऐसा कहा जाता है। जैसे उन्होंने पूछ लिया अनुस्वार किसे कहते हैं, या अनुनासिक किसे कहते हैं, या पूछ लिया दंतोष्ट व्यंजन क्या है या कौन सा है। तो ये सारी चीजें आपको वर्णमाला में शामिल करके पढ़ाना होती हैं, ठीक है। सारे इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, इनको क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये सारी चीजें आपको अगली क्लास में पढ़ाई जाएंगी। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, पूछना हो तो बेटा पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा लगा, कुछ सीखा, सीखना है। अपने अंदर एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति रखो कि हमें चुपचाप नहीं बैठना है। आप क्वेश्चन करें कि मैडम हमें ये बताएं, बिल्कुल मैं बताऊंगी। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो आप पूछते रहें, जो भी समझ नहीं आता है पूछते रहें, ठीक है। और अभी मैं क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, थोड़ा सा वर्णमाला पूरी हो जाए, वर्णमाला के बाद हम आपको 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दे देंगे, उनको आप लिखेंगे और फिर टेस्ट भी ले लिया करेंगे। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मैं तो पढ़ा के चली जाऊंगी, आप कब सीखेंगे, जब आप खुद से प्रयास करेंगे। खुद से प्रयास करने के लिए आपको खुद लिखना होगा। एक चीज और ध्यान रखो, जो आप लिखते हैं वो सही शुद्ध लिखना सीखें। वर्तनी की शुद्धता बहुत मायने रखती है। जैसे हिंदी में आपने देखा होगा आशीर्वाद शब्द गलत लिखते हैं बच्चे, है ही रूप, लेकिन बच्चे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। ये क्यों गलत है, ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि रा की रेफ कहाँ आना चाहिए थी, और क्यों आना चाहिए, इसका भी कारण है। रा जो होता ना, रा आधा रा हमेशा रेफ के रूप में होता है। आधे रा की रेफ लगाई जाती है, और रेफ जहां बोला जा रहा है उसके पहले नहीं लगाई जाती, बाद वाले पे लगाई जाती है। तो ऐसी चीजें याद रखोगे तो आप सही लिखोगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लिखना सीखें। मेन है आपको लिखना। ओरली तो कोई भी पढ़ लेता है, याद कर लेता है। मेन आप लिखना सीखें। एक कॉपी अलग से बनाएं, उसमें आप जो भी हम क्वेश्चन दें उनको नोट करें, और बार बार लिखना सीखें। स्पीड बढ़ेगी, राइटिंग सुधरेगी, ठीक है। ओके बच्चों, वेलकम।